अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कैपिटल टुडे और मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार। नाज़रीन, दुश्मन वही लेकिन रूप नया। कोरोना वायरस ने एक नया रूप अब धार लिया है। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म आने के बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही एक तशवीश की लहर पाई जा रही है और उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि आज पाकिस्तान में भी डॉक्टर अताउर रहमान साहब की जानिब से ये बताया गया है, बाकायदा इस बात की तस्दीक की गई है कि कराची में बरतानिया में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस से मिलते जुलते वायरस की यहाँ पर दरियाफ्त होने का इंकशाफ जो कि सामने आया है। और वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम तर फैक्टर्स और मोर्टालिटी रेट जो कि बरतानिया में उस नए किस्म के वायरस में पाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी इंकशाफ सामने आया है इस हवाले से कि अब उस वायरस की हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़ासतौर पर उस वायरस के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उसके जो अफेक्ट करने का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और जितना उसका अफेक्शन रेट ज़्यादा है उसी तरीके से हम देख रहे हैं वो जल्दी ज़्यादा अफेक्ट भी कर रहा है और पहले वाले कोरोना वायरस से ज़्यादा मौलिक बताया जा रहा है। तो ये बात तो हो गई कोरोना वायरस की, लेकिन हम ज़रा अम दुश्मन की बात कर लेते हैं। भारत जो कि किसी भी सूरत जारियत से बाज नहीं आ रहा है। हम देखते रहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल सीज़फायर मुआहदे की लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जी पाई जाती है। आज भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है जिसमें तमाम तर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। साथ साथ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी दहशत गर्दों का हमला जो कि आज सामने आता है और अब से 2 रोज़ कबल हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में 10 दहशतगर्द मारे गए। तो ये कुछ बरवक्त कार्रवाई है जो कि यकीनी तौर पर पाक फ़ौज जो कि अमन का पैगाम देती रहती है और पाकिस्तान में ही नहीं बिलखुसूस पूरे खित्ते में अमन की हम बात करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर जिक्र आता है भारत का तो भारत अपनी किसी भी तौर पर जारियत से पीछे नहीं हटता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ थोड़ा सा जहाँ तक हमने दाखिली उमूर की बात की है, खारजी उमूर की बात की है, क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है तो बरतानिया से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने तमाम तर दाखिली और खारजी जो राब्ते थे वो कुछ फ़िलहाल वक्त के लिए मुनक़ता कर दिए हैं। अब देखना यह है कि हमने पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की जानिब से अपनाई गई पॉलिसीज़ ने फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना पर किस हद तक काबू पाया और वो कितना मौसर साबित रही हैं और क्या यही पॉलिसीज़ पर अमल पैरा होते हुए हम अगली जो कोविड की लेयर है और जो कि ज़्यादा ख़तरनाक पहले से बताई जा रही है उस पर किस हद तक हम काबू पा सकते हैं। फिर जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि दहशत गर्दी के जो मंसूबे हमें देखने में मिल रहे हैं, साथ साथ आज से 2 रोज़ कबल भी एक बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमारे ज्वाइन किया है आज सेंटर रहमान मलिक साहब जो कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला हैं। बहुत शुक्रिया आप सेंटर रहमान मलिक साहब वक्त देने के लिए। सर, तमाम तर ये जो मामलात हैं, चाहे दाखिली उमूर की बात की जाए, खारजी उमूर की बात की जाए और ख़ास तौर पर ये जो कोविड की एक नई किस्म बरतानिया से अब दरियाफ्त हुई है जिस पर देखते हुए हमने अभी तक कुछ बैन्स हम लगा चुके हैं, ट्रैवल बैन्स बरतानिया से। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं तमाम तर और कितनी मौसर पॉलिसीज़ साबित हो सकती हैं, तो इस हवाले से बात करने के लिए एक बहुत ही रेलिवेंट पर्सन सेंटर रहमान मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बताइएगा कैसे देखते हैं आप अब तक की गवर्नमेंट की जानिब से अपनाई गई पॉलिसीज़ को? क्या लगता है कि ये पॉलिसीज़ अब कितनी मौसर साबित हो सकती हैं और पहले जब कोरोना की लेयर आई थी तो उस वक्त हमने जो अमली इक़दाम किए थे, अब उस चीज़ को मज़ीद कितना रैपिड करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी खूबसूरत तमीज़ बांधी इस मामले में, लेकिन पेशतर में आपके सवालों का जवाब दूँ। मैं सबसे पहले अपने मसीही भाइयों को, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाकिस्तान में भी और बाहर भी उनके क्रिसमस के लिए मुबारकबाद दूंगा। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अब्रॉड। अल्लाह करे आप पाकिस्तान की खिदमत वैसे ही करें जैसे आपने पाकिस्तान बनते वक्त कायद आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने में मदद की थी। और कल के उनके कायद मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक दिन है, वो भी हम इंशाल्लाह मनाएंगे कल। और मैं ये समझता हूँ कि जो पहला सवाल है मैं उसका जवाब पहले दे दूँ आपको। देखें, ये कोविड जो है, मैंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस को लिखा था कि
आप ये बताएं कि क्या ये वायरस मैन मेड है या नेचुरल है। और वो उस पे जब मैंने तफसील दी उनको, तो ये इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे शुरू हुई और शुरू होने के चंद दिनों के बाद वो बंद कर दी गई। और उसका जवाब मुझे ये मिला कि बहुत से मुल्कों में रिफ्ट आई है, इस रिफ्ट को हम आगे नहीं लेना चाहते, तो इसलिए टाइम बीइंग हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। फिर मैंने बिल गेट को ख़त लिखा। मैं जनाब बिल गेट साहब, मैं शक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने 2015 में कहा था कि 2 करोड़ से ज़्यादा दुनिया में लोग वायरस से मरेंगे। फिर आपने 2017 में स्विट्ज़रलैंड में एक मकाम पे भी ये बात की। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, आप एक साइंटिस्ट हैं, आपका एक बड़ा नाम है दुनिया में, यू हैव प्रूवन टू बी अ रियल जीनियस इन द वर्ल्ड, तो ये बताएं कि आपने किस बेसिस पे इस वायरस को एक्चुअली डिटेक्ट किया या आपने इसको एप्रीहेंड करते हुए ये पूरी तफसील बताई। बहरहाल उनका ख़त जो है वो मुझे एक्नॉलेजमेंट का तो मिल गया, लेकिन उससे जवाब नहीं मिला। अब आप वाली बात कि ये पैंडेमिक पहले जब शुरू हुई थी उस वक्त भी हमने बड़ा रिलैक्स्ड तरीके से इसको डील किया, जिस तरह अपने सरहदों के आते हुए लोगों को ना रोक सके, जो कोरोना से बहुत भरपूर किस्म की बीमारी लेकर ईरान से दाखिल हुए, दूसरे मुल्कों से भी आए। हमें असल में अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन चीज़ें बाद में याद आती हैं जब हो जाती हैं। तो और इसमें मैंने इनिशिएटिव लिया एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर और हेल्थ को लगा के साथ हमने इस पर 27 पॉइंट एक्शन एजेंडा दिया गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने काफ़ी इम्प्लीमेंट किया। और साथ मैंने ये कहा कि ये जो आप बात करें स्मार्ट लॉकडाउन, सेमी स्मार्ट लॉकडाउन, दिस इज नथिंग। या स्मार्ट लॉक है या स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। ये अगर आप एक गली के एक कोने में लोगों को रोक दें और दूसरी गली से लोग आ जा रहे हो तो उसको क्या स्मार्ट लॉकडाउन कहेंगे आपको? नो। अब मैं जो अभी असल में एम्फेसाइज करने वाला हूँ, हमारे यहाँ जिस तेज़ी से वेव फैली है, इसका जिक्र मेरी किताब में भी है, जो मैंने इनफैक्ट जब लिखा था तो इसमें पूरी चीज़ें मैंने दी थी कि ये कोरोना वायरस जो है बेसिकली कहाँ से चला, इसका ओरिजिन और ज़ीरो पेशेंट तो नहीं मिला, लेकिन इसके जो दूधे अरबा पता चल रहा है कि जहाँ का मुल्कों से निकला। तो उसमें मैंने ये कहा था कि अक्टूबर में ये बढ़ना शुरू होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी विल बी टेरेबल फॉर पाकिस्तान। ये कोई मैंने नहीं, कोई मुझे इल्हाम हुआ था, नो, ये इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी है और उस स्टडी में उन्होंने कहा कि यूके विल बी द वर्स्ट हिट, उसके बाद अमेरिका एंड इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ये नवंबर के बाद वहाँ पे जो लोगों की तादाद है मरने की वो डबल हो जाएगी। और आपने देखा ये वो तादाद आप रोज़ देखते हैं 90 बंदे 100 बंदा जो कोविड से मर रहा है, लेकिन वो लोग जो बगैर एक्चुअली रजिस्टर हुए मर जाते हैं उनकी आपके पास तफसील नहीं आती। आप उनका जो टेस्ट उन लोगों का जिनका होता है उसमें से 8.5% लोग जो है कोविड का शिकार होते नजर आए हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द होल पॉपुलेशन? होल पॉपुलेशन का तो वो टेस्ट ही नहीं हो रहा और ना ही हुकूमत का कोई इरादा है कि होल पॉपुलेशन का टेस्ट कर सके। अब जबकि ये बढ़ रही है तो अभी 3-4 जो एक्चुअली जो पॉइंट्स से और जो एक्शन से विच द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन। नंबर 1, आपकी कोविड की वैक्सीन दुनिया में आ चुकी है। आपने क्या कितने लाख वैक्सीन के इंजेक्शन पाकिस्तान इंपोर्ट किए, माना कि यूरोप की जो वैक्सीन है उसको बिलो 81 डिग्री जो है आपको रखना पड़ता है, लेकिन जो दूसरे मुल्कों ने बनाई है वो 8 या 9 डिग्री पे है। तो मुझे बताएं कितने लोगों को पाकिस्तान में लग चुकी है? दुनिया में तो लाखों लोगों को भी लग चुकी है और लग रही है। एक तो इसका बेस्ट तरीका रोकने का कि हमें वैक्सीन लाई जानी चाहिए। दूसरा मैंने कहा मेडिकल इमरजेंसी लगाएं। अगर मेडिकल इमरजेंसी लगी तो मुल्क की नेशनल इमरजेंसी लगा के इसको कंट्रोल करें। जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं या अपना काम धंधा कर रहे हैं या हुकूमत इसको डील कर रही है, ये बिल्कुल एक मजाक लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हुकूमतें ऐसे काम नहीं करा करती जैसे ये करते हैं। यू गॉट टू बी वेरी वेरी एक्चुअली सर्टन व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग। तो मेरे ख्याल से ये कोविड की ट्रीटमेंट सही तरीके से
कोविड को रोकने के लिए जो स्टेप हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। आई होप कि प्राइम मिनिस्टर को जो मैंने लेटर लिखा, एक लेटर में बिल्कुल वाज़ह तौर पे मैंने तफसील बताई कि क्या होने वाला है, और उसमें भी मतलब अमल कोई नहीं हुआ। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि ये देखें, मैंने बहुत पहले लेटर लिखा था और मैंने वार्न किया था कि कोविड की जो सिचुएशन है बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए मेहरबानी करके इसको आगे लेके चलें। ये देखें, मैंने इसमें जो जो खत लिखे हैं, तफसील लिखी है, ये मैं आपके लोगों को कहूंगा कि इसको वीडियो करके पब्लिक की नजर करें ताकि उनको पता चले कि हम अब जरूरत इस बात की है कि पहले से ज्यादा मौसर हिकमत अमली प्लान की जाए, क्योंकि अब इस नई किस्म की दरियाफ्त जो कि अब कह रहे हैं कि ये जो दरियाफ्त हुई है बरतानिया में, वो अब उसका यहाँ भी होने का इंकशाफ सामने आया है। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक लड़काना में भी एक सियासी पावर शो जो कि होने जा रहा है, थोड़ा सा समझते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन को भी थोड़ा सा लेट डाउन होने की जरूरत है। मेरी बात सुने, मैं एक चीज पहले, ये कोविड की मैं जरा बात कर लूं। ये मैंने 1.5 महीना पहले, बल्कि 1 महीना एग्जैक्टली मुझे डेट याद है, मैंने ये कहा था कि जो सेकंड स्ट्रेन जो कि एनिमल्स का जो स्ट्रेन है, दैट हैज बीन मिक्स्ड विद द ह्यूमन बीइंग्स और दैट हैज बिकम अ टेरिबल डेंजरस डिजीज। ये म्यूट हो चुकी है। ये म्यूट लंदन में नहीं हुई, ये म्यूट पहले हुई है वहाँ पे हॉलैंड में, और वहाँ पे जो मिंक है जिसके कोट आप लोग बड़ी चाहत से पहनते हैं, इट्स अ वेरी नोन आइटम, तो उस मिंक के कोई मिलियंस, ओवर मिलियन मिंक जो हैं उनको मारा गया वहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेन वहाँ से निकला। ये स्ट्रेन निकल के यूरोप में फैला। आपको पता होगा कल स्पेन ने इमरजेंसी लगा दी है पूरे मुल्क में मार्च तक, क्योंकि बहुत वहाँ पे लोग मरे। अब जिस अंदाज से यूरोप ने इवन इंटर जो थी बसेस, गाड़ियाँ और जो सर्विसेज थी उनको भी बंद किया है, और ऑलमोस्ट यूके को तो उन्होंने छूत बना दिया है कि कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। और पाकिस्तान को भी चलो होश आई और परसों उन्होंने कहा चलो फ्लाइट्स बंद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, आप बॉर्डर्स पे क्या कर रहे हैं, आप बॉर्डर पे जो आने वाले लोग हैं दूसरी जगहों की फ्लाइट से, उनके साथ क्या कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप इसको एनालाइज करें, और आपके जो लोग मर रहे हैं वो ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान ने ऑक्सीजन की, सिलेंडर्स की, उस सिस्टम की, वेंटिलेटर की उतनी तादाद नहीं मंगवाई थी जितनी होनी चाहिए। आज ही मेरी गुजारिश होगी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कि आप सारे काम छोड़ के लोगों को कम से कम ऑक्सीजन दें। हॉस्पिटल में कोई स्पेस नहीं है। मुझे लोग रोज़ शिकायत कर रहे हैं कि नहीं जगह है। चलो वहाँ नहीं है तो आप कम से कम अच्छे स्कूल निकालें जो कि ज़रा थोड़े रीजनेबली साफ़ हैं, उनके कमरे तैयार करें, कम से कम उनको ऑक्सीजन और जो एक्चुअली प्राइमरी मेडिसिन हैं, पैनाडोल है या कोई इंजेक्शन है या ऑक्सीजन का सिलेंडर रख दें उसको, ताकि उसकी ज़िंदगी तो आसान हो, उसको सांस तो आए, सांस तो बेहतर हो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे एक MNA हैं जिलानी साहब, वो थरपारकर में थे, उनकी आज शहादत हो गई है। ये कोविड जो है, मैं अगर नाम लेने शुरू कर दूँ आज जो VIPs का मुझे पता है जिनको हुआ है, तो अगर ये जो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा माहौल, जो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने पे, वो भी नहीं लगा सके। तो अब बाकी आपने बात की जलसे जुलूस की, जब जिद शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स में तो फिर यही होता है। जब हुकूमत खुद नहीं परवाह कर रही थी तो फिर किसी को वो मना भी नहीं कर सकती। अगर पहले खुद मना होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद के पास जब कोई बंदा गया तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, ये मेरा बच्चा जो गुड़ खाता है इसको मना कर दे। तो उन्होंने कहा बीबी तू कल आना, फिर तुम्हें बताऊंगा। वो बीबी दूसरे दिन सफर करके वापस आई तो या रसूलुल्लाह ने फरमाया बच्चे को, बेटे गुड़ नहीं खाओ ये तुम्हारे दांत खराब करेगा। तो जो औरत थी उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह, अगर आपने यही चीज मुझे बतानी थी आज तो कल क्यों नहीं बता दी। उन्होंने कहा बीबी कल तक मैं खुद गुड़ खाता था और क्योंकि मैंने खुद गुड़ छोड़ा आज खाना, तो आज मैं इस बच्चे को कहने के काबिल हूं कि गुड़ नहीं खाओ। तो लिहाजा हुकूमत को पहले अपना गुड़ खाना छोड़ना चाहिए, अपना अमल करना चाहिए। जब खुद अमल करेंगे और खुद जलसे नहीं करेंगे, जुलूस नहीं करेंगे, आप खुद हर जलसा जुलूस कर रहे हैं, हर फंक्शन हो रहा है, तो आप दूसरों को किस तरह मना करेंगे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो वक्त है, जो चीज़ आपने पॉइंट आउट की, इसका हल ये है कि इमरान खान साहब सारी पार्टियों की मीटिंग कॉल करें। अगर उनको खुद भी किसी के पास जाना पड़े तो अपनी एक जो उनकी ईगो है वो एक तरफ रखें और ईगो को एक तरफ रखते हुए आगे बढ़ें और सबसे मिलकर बात करें। पार्टी भी इस फेवर में है कि नेशनल डायलॉग की तरफ जाया जाए।
देखिए, मैं नेशनल डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोविड के सिलसिले में बात कर रहा हूं कि कोविड की सिचुएशन को देखने के लिए अगर इमरान खान सारी पार्टियों को मिलें और उसकी कॉमन एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक कलेक्टिव सेंस के साथ आगे आएं और उनकी भी मदद लें, अपनी भी मदद दें, और जो आप उनसे चाहते हैं उनसे लें और जो वो लेना चाहते हैं आपसे वो लें। हुकूमत का काम होता है चीज़ों को, माहौल को ठंडा करना, लेकिन मैं तो एडवाइजर्स की और जो मिनिस्टर्स की बातें देखता हूँ वो तो लग रहा है जैसे आग लगा रहे हैं। भाई, आपकी हुकूमत है, यू शुड रिमेन कूल, और आपका बिहेवियर एटीट्यूड एक हुकूमत की तरह होना चाहिए, आपका नहीं है वैसा। शामिल करना है, मैं यहीं से ही गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोरोना पॉलिसीज पर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक मिल बैठकर मुशावरत करनी चाहिए, तो मुल्की मफादात की खातिर इस वक्त कितना जरूरी है नेशनल डायलॉग का भी होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सेंटर अहमद मलिक साहब, वही सवाल मेरा जो ब्रेक से पहले था आपसे कि जिस तरीके से आप खुद ये सजेस्ट करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर कुछ पॉलिसीज़ है जिन पर काम किया जा सकता है तो मुल्की मफादात की खातिर, अवाम की मफादात की खातिर ज़रूरी है कि एक पेज पर आकर बैठा जाए, कुछ सुलह मशवरे कर लिए जाएँ। तो इसी मुल्की मफादात की खातिर नेशनल डायलॉग की इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरियत पसंद पार्टी है, जमहूरियत पे बिलीव रखती है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस फेवर में होगी? और हम देख रहे हैं कि इस्तीफों के मामले पर भी रजामंदी कुछ खुलकर सामने नहीं आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। क्या मूड है, स्ट्रैटेजी क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त? पहले मैं सबसे पहले अर्ज कर दूं कि इट वाज बिलावल भुट्टो ज़रदारी हु एक्चुअली अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट कि इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ और मैशत के लिए हम कोई एक चार्टर ऑफ करते हैं और उसके लेके हम आगे चलेंगे। उसका जवाब क्या मिला उनको? गालियाँ। भाई देखें, हुकूमत का काम है नेशनल डायलॉग से भी आगे जाए। आज अगर हुकूमत देखें तो क्या होती है, जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक माहौल बनाते हैं गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का पार्ट होती है अपोजिशन इन द पार्लियामेंट और मिलकर काम करते हैं। और मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं आपके थ्रू कि अगर इस मौके पे जिस वक्त सख्त ज़रूरत है कि जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए दोनों साइड्स को बैठ के एक लाए अमल निकालना चाहिए, और अगर इन्होंने ना निकाला तो आवाम जमहूरियत में जो एतमाद है वो खोना शुरू कर देगी। आज जबकि कोविड है और हुकूमत को चाहिए कि वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने लोगों की जाने बचाने की बात करें और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें कोई मुखालफत ना हो, और उसका सिर्फ उसी वक्त ही हल सामने आता है जब दोनों साइडें बैठ के कलेक्टिव सोच के साथ, विजडम के साथ, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ, दुनिया की आई हुई इंफॉर्मेशन को लेके आगे चलें। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हो रहा, और फिर क्या होगा कि आगे ही आपकी इकॉनमी फ्रिजाइल है। अभी $6.1 बिलियन आप चाइना से ले रहे हैं, यानी हाई रेट पे लेंगे। उसके बाद यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए, सऊदी अरेबिया ने अपना 1 बिलियन अपना विड्रॉ कर लिया, और अगर कोविड चलता रहा तो आपकी एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आएगा बहुत ज़्यादा, आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा, आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो आपके हालात काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इकानमी के हिसाब से। अगर इकानमी ख़राब हुई, जमहूरियत को भी आगे ना लेके चले, तो आई एम सॉरी, मैं ये अल्फाज नहीं कहना चाहता, फिर मुझे जमहूरियत को भी ख़तरा नज़र आ रहा है। फिर मुझे हालात नज़र नहीं आ रहे कि जो कि जमहूरियत को आगे लेके चलें, इसके पहिए को आगे लेके चलें। बहुत सेक्रीफाइसेस दी हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि इसकी सारे की सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कहूँगा और डालूँगा कि उनको चाहिए कि वो अपनी टीम को बेहतर बनाएं,
टीम में बेहतर लोग शामिल करें, जिनकी जो बातचीत का अंदाज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कंसेंसस के साथ चले आगे। हमने तो अपनी लीडरशिप से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा से यही सीखा। इवन आसिफ अली जरदारी साहब आप देख लें, वो भी ही इज़ अ मैन ऑफ कंसेंसस और हर चीज़ में कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी उन्होंने जो बात की, कल की जो खबरें आपने देखी होंगी कि इस्तीफों पे वो खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। जाहिर है वो काम नहीं करना चाहते जो जमहूरियत डीरेल हो जाए। आई एम यूजिंग द वर्ड, वी डोंट वांट डेमोक्रेसी टू डीरेल। और इसमें इस वक्त इमरान साहब होश करें, अपनी टीम को साथ लेके अगर अपोजिशन के पास भी जाना पड़े तो उसमें हर्ज कोई नहीं। कोई आपसे एनआरओ नहीं मांग रहा। व्हाट इज एनआरओ? इट्स ए नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये तो एक कानून है। क्या आपके पास कानून है? नहीं है। तो मेरा हाल इसकी आप जो है ना, जो रोज आप कहते हैं, आपसे मेरी एक हमदर्दाना और वसीयत एक पार्टी पॉलिटिकल वर्कर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको इस्तेमाल ना करें इस फ्रेज को। ये फ्रेज गलत है, ये कानून के भी खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। आप जिसके साथ बात करना चाहते हैं उसे बात करें और एक साइड पर रखें। जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो तो नहीं आपको कहते हमारे केसेस बंद कर दें। और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपकी तो पावर में भी नहीं है कि नैब के केसेस आप बंद कर सकें या आप उनको बंद करवाने की कोई एडवाइस भी दे सकते हो। तो लिहाजा क्यों ऐसी नेगेटिविटी की बात करना? आप खुलकर सामने आए, आपने दोस्त समझे अपनी पार्टी को। मैंने बहुत काम किया है इमरान साहब पॉलिटिकली, आपके साथ भी किया है, यू नो इट वेरी वेल कि धरने में आई वाज द चीफ था धरने का। और मैंने आपके साथ भी उस वक्त जो नेगोशिएशन की, मैंने उस वक्त अपने मौलाना साहब से भी नेगोशिएशन की। इंपॉर्टेंट अभी आपने बात की है कि डेफिनेटली ये खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ में नहीं है कि वो नैब के केसेस बंद करवा सके या कुछ भी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PMLN के भी बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो कि इस बात का इल्ज़ाम ठहराते हैं PTI को कि वो तर्जुमान बनी बैठी है नैब की। खैर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप एक सियासी बसीरत रखते हैं, गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये एक स्टेटमेंट उनकी जानिब से दिया गया स्पीच में कि 3 महीने तो हमें समझने में लगे परफॉर्मेंस के हवाले से, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, और कुछ यही मिलता जुलता बयान 3.5 साल बाद नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया। तो समझते हैं कि चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि फिर कोविड भी आया, फिर उससे भी अफेक्ट किया बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, और उसमें रहते हुए भी बहुत हद तक हमने चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश की है। तो इस वक्त आप समझते हैं कि ये जो 2.5 साल हुकूमत के गुजरे हैं तो उसमें वाकई तैयारी नहीं थी, और अब भी आप लोग कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है हुकूमत की, इसके खिलाफ आप मैडम, आई ड्राइव यू बैक इलेक्शन से पहले हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है। वो मैनिफेस्टो एक्सपर्ट बनाते हैं, सिक्योरिटी के अलहदा होते हैं, आपकी इकॉनमी के अलहदा होते हैं। तो उस मैनिफेस्टो के जो आर्किटेक्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर आज कल हमारी हुकूमत आ जाती है तो हमने क्या करना है। हमें मोहतरमा के साथ काम करने का मौका मिला। हमें पता है कि वो ड्यू डिलिजेंस भी कराती थी इन चीज़ों पे। एक मॉक किस्म की हुकूमत बनी हुई थी इंटरनली कि फ़लाँ सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा है, फ़लाँ फाइनेंस को हैंडल कर रहा है। और आपने देखा होगा जब हमारी हुकूमत आई थी तो दारी साहब ने एक्चुअली प्लेस्ड हिज टीम मेंबर्स वेयर एवर दे वर रिक्वायर्ड। और जो हमारे 5 साल गुजरे बड़े आराम से, और हमने जिस वक्त छोड़ा था उसको डॉलर भी तकरीबन 100 से कम था, आपको पता 92-93 पे था। और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी वो टॉप पे थी, इंपोर्ट हमने कम कर दिए हुए थे। हमने वो वक्त था कि हमने फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनाए, और वो लोग हमारे लिए पूरी दुनिया में कन्वेंसिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो है फॉरेन एक्सचेंज जाना चाहिए, रेमिटेंसेस जानी चाहिए। और हमारी मुल्कों ने इमदाद की क्योंकि हम जंग लड़ रहे थे, वॉर ऑन टेरर कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो अब देखें उस वक्त दुनिया हमारे लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। आज हमारे खिलाफ है दुनिया कि पैसे नहीं देने, बल्कि अगर कोई पैसे देता है रोकते हैं उसको। तो क्या हम ये नहीं समझते कोई हमें तकलीफ हुई है, हमारी कोई गलती हुई है? अगर हमसे यूएई चला गया है, हमसे सऊदी अरेबिया चला गया है, तो कोई ना कोई तो गलती होगी, कोई ना कोई तो हमारी मिस्टेक होगी। बजाय हम किसी और को ब्लेम करें, लेट्स मेक आवरसेल्फ काउंटेबल। और काउंटेबल इस वक्त हुकूमत को होना चाहिए, और बेहतर होगा हुकूमत अपनी थोड़ी सी रिव्यू करे। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें समझने में देर आ गई। अब जब आप इम्तिहान देते हैं और MSc का चलो 2 ईयर पास करने के बाद आखिरी
दिन आपके पेपर भरे हो जाएं तो कहे कि मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने एमएससी में डिग्री ली थी। भाई जब आप एमएससी में शुरू में थे या किसी भी क्लास में थे तो आपको समझ होनी चाहिए थी आपने क्या करना है। तो व्हेन यू वर टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट यू शुड हैव एन फैक्ट रियल गुड आइडिया कि आपने किस फील्ड में क्या करना है। तो अगर आपको अब याद आया तो चलो, याद आने पे अभी मैं आपको एडवाइस करता हूं, हैव गुड मेंबर्स ऑफ योर टीम और अपोजिशन के साथ मिलकर एक माहौल क्रिएट करें कि पाकिस्तान में अफरा तफरी की सिचुएशन, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन और ये किसी सूरत मुल्की मफादात के हवाले से और मुल्की मफादात के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इस हवाले से भी जरा बात करेंगे, खारजी उमूर पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मुझे वो एक कोट याद आ गया कि आइडियलिज्म एक हवा के किले की तरह है, जब तक उस पर अगर सियासी और मौशरती हकीकत पसंदी पर अगर वो मबनी ना हो। सेनेटर इमाम मलिक साहब, जहाँ तक कश्मीर पॉलिसी की बात की जा रही है, हम 5 अगस्त को सिर्फ यौम सियाह के तौर पर मना लेना ही काफ़ी नहीं है, या उस हवाले से सिर्फ बात कर लेना या एक आधा घंटा साइलेंस के तौर पर ऑब्जर्व कर लेना काफ़ी नहीं है। क्या कहिएगा, कितनी मजीद समझदारी से अब हमें अपने कार्ड्स खेलने चाहिए, बिलखुसूस जहां तक कश्मीर पॉलिसी की बात की जा रही है? सबसे पहले तो काफ़ी वक्त गुजर गया, तो मैं ही समझता हूं कि इमरान खान साहब को अब दोबारा कौम को बताना चाहिए कि वो कश्मीर का मसला कैसे ज़िंदा करेंगे। देखें, इंडिया पाकिस्तान का उस वक्त से दुश्मन है जब से हम इंडिपेंडेंस मिली है। हमें पाकिस्तान को वजूद के आने के बाद ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा, जिस तरह उन्होंने बाहर के मुल्कों के साथ तोड़ा वो भी आपके सामने है। अब भी उन्होंने कश्मीर के मसले को कवर करने के लिए एक डिसइंफो लैब जो यूरोपियन यूनियन से चलाई गई और 110 मुल्कों में उसके दफ्तर बनाए गए, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिचुएशन को, पाकिस्तान बसीयत कंट्री को अंडरमाइन करना था। हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करते रहे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा। हॉलीवुड के सारी ख़ास तौर पर बॉलीवुड के वो एक्टर जो बड़े मशहूर हैं उनके नाम इस्तेमाल हुए, कुछ मर गए, उनके नाम पे फिल्में बनाई गई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, और वो कुछ मैगज़ीन जो बंद हो गए थे वो चलाए गए, और तो बेसिकली पाकिस्तान को फैट एक्ट में ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक मनी लॉन्ड्रिंग कंट्री है। अब ये चीज़ जब मैंने 6 महीने पहले कहा कि ये कुछ हो रहा है, हुकूमत को कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं किया। 1 महीना पहले मैंने दोबारा कहा तफसीर के साथ कि ये हुआ है, फॉर गॉड सेक मूव टू द वर्ल्ड एंड टेल दैट इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। कुछ नहीं हुआ। मेरी वही खबरें, मेरे ही वही सारे लेटर जब बीबीसी ने पब्लिक किए तो देखा जी कि 2 मिनिस्टर साहिबान हमारे बैठ के टीवी पे उन्होंने इंडिया का थोड़ा सिर्फ कंडेम किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है जो मेरे पास पड़ा, मैं दे देता हूँ, और उसमें ने कहा कि कंडेम करना बिल्कुल जो कुछ हुआ है ये इट इज़ नथिंग, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को बसीयत प्राइम मिनिस्टर अपनी जो लॉ मिनिस्ट्री है और आपका जो इंटरपोल एनसीबी है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, उसको डायरेक्ट करें कि वो ये मैटर इंटरपोल को रेफर करें, क्योंकि उसमें इंपर्सनेशन हुई है, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोला गया है, दुनिया में फेक न्यूज़ के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत इंटरनेशनली एक्शन हो सकता है यूएनओ चार्टर के तहत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ख़त लिखे हुए 12 दिन हो गए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ मूव नहीं किया, क्योंकि अगर इंटरपोल इस पूरी रिपोर्ट को कंफर्म कर देता है, जो कि करेगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान निज़ाम नहीं ला रहा, ये ला रहा है एक वॉच डॉग दुनिया का, जो कि यूरोपियन यूनियन में बैठा हुआ है, और उसकी अपनी ये इन्वेस्टिगेशन है जो पब्लिक हुई है। और मैं ये भी कहूँगा मीडिया ने इसको खूब जिस तरीके से उठाना चाहिए था पाकिस्तान में नहीं उठाया। यही चीज़ अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तरफ से हुई होती तो इंडिया का मीडिया या शाइन इंडिया के तहत पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता। तो मैं आपके साथ साथ आपकी टीवी चैनल को भी और दूसरों भी कहूँगा कि इसको रोज़ थोड़ा बहुत दिखाएं, ताकि दुनिया
को पता चले कि इंडिया का दूसरा रुख जो है, जो उसका कितना काला चेहरा है। और देखें वो सिर्फ हिंदुओं के साथ है। मेरी हिंदुओं से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे भाई हैं वो भी इस तरह बहुत जगहों पे सफ़र कर रहे हैं मोदी के हाथों। लेकिन किसान जो हैं इस वक्त पंजाब से, वहाँ पे सिखों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी आपके सामने है। और मुसलमानों के साथ जिस अंदाज से कानून बदले गए इमिग्रेशन के, वो भी आपके सामने है। और कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो भी देख लें। ये मैंने एक किताब लिखी है ब्लीडिंग कश्मीर, जो कि इस वक्त अवेलेबल है दुनिया पूरी में और इसको पढ़ा जा रहा है। मैंने इसमें जो इंडिया की जितनी इंडिया ने किए हैं क्राइम्स किए हैं और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं बाय स्पेशली बाय मोदी and his soldiers, his army and everybody। और पुलवामा हुआ था, उसके बाद उसने पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी करने की क्या कुछ की। मैं ये समझता हूँ कि हमें एक जो डिसइंफो लैब की इंफॉर्मेशन है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो पब्लिक होनी चाहिए, वो जानी चाहिए, यूएन के पास भी वो जानी चाहिए, इंटरपोल के पास भी। और ये जो देखें इस बच्ची की तस्वीर है, ये जो इंडियन सोल्जर हैं इनके चेहरे पे उन्होंने गोलियां मारी थी और वो छर्रे मारे थे। और आप देख लें कि इसकी क्या हालत है। अब ये बच्ची मैटर कर चुकी है, लेकिन उसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ना, शी कांट सी इट। तो मैंने इसलिए इसकी जो पिक्चर थी बुक के टाइटल पेज पे लगाई। तो मेरा ख्याल है मुसलमानों के साथ के सलूक की आपने बात की सेंटर साहब, तो अब वहां पर मुसलमानों के घर भी तोड़े जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या कहेगा कि जो मुतासिबाना पॉलिसीज है मोदी की कितना तनहा रख सकती हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस बहुत हद तक दुरुस्त साबित होती है। क्या देख रहे हैं, खित्ते के हालात बदलते हुए कितना जल्दी देख रहे हैं? खित्ते के हालात बदलने में थोड़ी सी देर लगेगी और अमेरिका को रियलाइज कराना पड़ेगा कि मोदी जो है ये एक प्रेजुडिस इंसान है और ये हमेशा कोशिश करता है कि मुसलमानों के खिलाफ हर किस्म जो भी ये गजब कर सकता है, जो भी जुल्म कर सकता है वो करे। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो आपको याद है कि ये जब उस गुजरात में जो इसने कोई हजारों लोग जो शहीद कर दिए थे और उसके बाद अमेरिका ने इसको डिक्लेयर किया था टॉप 10 वांटेड टेररिस्ट इन द रिलीजियस साइड। जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो इसको गोद में ले लिया ओबामा साहब ने, सॉरी टू से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको अपना बच्चा बनाया। और जिस अंदाज से ये आपने देखा होगा अमेरिका में बेचारे का, वैसे तो अल्लाह ताला देता है कदबोत, लेकिन वो उसके साथ लटका हुआ था, सॉरी टू से, लाइक अ मंकी, और वो जा रहा था उसके साथ। ऐसा लग रहा था कि ये बस ये मोदी है और डोनाल्ड ट्रंप ही है। लेकिन वक्त के साथ आप देखेंगे कि जो मुसलमान है वहाँ पे हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, सब उठेंगे और अब उठ रहे हैं। इसने इंडिया की इकॉनमी की तबाही कर दी है और ये करप्शन में माशाल्लाह सबसे आगे है। और इसका जो इंटीरियर मिनिस्टर है अमित शाह, पॉलिसीज का नतीजा आप देख रहे हैं कि वेरी नियरेस्ट भारत भुगतेगा। बेहद शुक्रिया सेंटर रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी ठीक है सर, सॉरी एक्चुअली टाइम हमारे पास बहुत कम है। बेहद शुक्रिया सेंटर रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जहां पर देखा जा रहा है तो हुकूमत को भी अपनी बहुत हद तक पॉलिसीज को देखना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो कोरोना वायरस की बात की जाए या फिर कश्मीर पॉलिसी की बात की जाए। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।